चलिए let's start. Good morning. So we have new chapter today, time value of money. Very interesting, very important. This chapter is going to form roots of several chapter. It is basically roots for a chapter named cost of capital, which we are going to do next. Capital structure theory, which will be the next chapter after cost of capital, and then capital budgeting, which will be the next chapter after capital structure theory. अगर आपको ये 3 चैप्टर अच्छे से सीखना है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीखना है. Okay? And also make sure that when you're doing classes of time value of money, you don't miss any of these classes. क्योंकि एक भी क्लास अगर रिदम में टूटा, चेन में टूटा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप रह जाएगा. और ये एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ये एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप ये जान के रखिए. इन चारों चैप्टर से एग्जाम वेटेज 20 मार्क का है. इन 4 चैप्टर से एग्जाम वेटेज 20 मार्क का है. तो उस 20 मार्क के लिए आपको बने रहना है, एक भी चीज मिस नहीं होना चाहिए. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैंने जब डिजाइन किया है अपने पढ़ाने के लिए, तो मैंने सिर्फ टाइम वैल्यू चैप्टर को सोच के डिजाइन नहीं किया है. मैंने जो चैप्टर में कंटेंट भरा है वो ये सोच के भरा है कि आपको इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी करना है और कैपिटल बजटिंग भी करना है. तो तीनों में कोई दिक्कतें ना आए, उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ डिजाइन किया हुआ है. तो जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेरे साथ सीख लेंगे, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में जाके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद कि सर ने तो कितना करा दिया. शायद लगे, इंस्टीट्यूट में तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि मेरा मकसद खाली टाइम वैल्यू चैप्टर पढ़ाना नहीं, मेरा मकसद है कि उन चारों चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए. ओके, सो इसको आप ऐसा समझ के चलिए कि आप एक फंडामेंटल तैयार कर रहे हैं जिससे कि आगे का चैप्टर क्लियर हो जाए. सो पहला सवाल है, देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, इफ आई ब्रेक द phrase into different parts, like first level is what is money. Money we all know, money is the finance. In financial management, word money means finance, which comes in the business in the form of capital. So what is money? Money is finance, money is capital, which you can use in the business for your day-to-day activities or for buying any asset. Basically we say money used in business is called as finance, and that we are talking about. कोई भी चीज को सीखने के लिए हमेशा अपने ऊपर लेना सीखो. जब तक अपने ऊपर नहीं लोगे सीखोगे नहीं. जैसे ये जो टर्म है ना, ये ऐसा सुन के अब लगता है ओ ये तो हमारे लिए नहीं है, अभी हम थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं ओ ये हमारे लिए नहीं, हम तो जॉब करेंगे जीवन में. तो भाई जॉब करोगे तो किसी बिजनेस हाउस में तो जाके जॉब करोगे, तो उनके लिए पढ़ रहे हो आप, ऐसा सोचो. और फिलहाल आप अपने लिए सोच लो, आपका रुपया खत्म, किस लिए आपके ऊपर खर्च होता है या आपके ऊपर इन्वेस्ट होता है. 2 तरीके से. आपका रुपया जो आप अपने ऊपर खर्च करते हो या अपने लिए इन्वेस्ट करते हो, आपको वैसे सोच के चलो. उसी को हम फाइनेंस बोल रहे हैं, उसी को मनी बोल रहे हैं. देन देयर इज अनदर टर्म विच वी आर कॉलिंग एज वैल्यू ऑफ मनी. मनी की कीमत. सर ये डायलॉग तो बहुत सुनते हैं हम लोग, पैसों की कीमत समझ जाएगा तो उस दिन आदमी बन जाएगा. हर दिन ये डायलॉग मोटा मोटी सुनने को मिलता है, पैसों की कीमत, पैसों की कीमत. तो चलिए ये आपको सिखा दिया जाएगा आज, यही आपको सिखा दिया जाएगा. तो सर आज ही हम आदमी बन जाएंगे. थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन समझना शुरू कर दोगे आप, ऐसा समझ लेना. वैल्यू ऑफ मनी, मनी की कीमत. मनी की कीमत डिराइव की जाती है, ध्यान रखना, फ्रॉम इट्स परचेजिंग पावर. वैल्यू ऑफ मनी
it comes from its purchasing power. So when we say value of money, it is nothing but the amount of commodity. Commodity में goods भी हो सकता है, service भी हो सकता है, that you can buy from money. That you can buy from money. So पैसों का कीमत सिर्फ उसके खरीदने की शक्ति से आता है. अगर उस पैसों से सामान खरीदने की शक्ति कम हो रही है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है. उस पैसों से सामान ज्यादा मिल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है. वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन नहीं. वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द टाइप ऑफ पेपर यूज्ड. है सर, ये क्या बोले टाइप ऑफ पेपर यूज्ड? अभी ये जो 2000 का नोट निकला ना, बोलते ना प्लास्टिक कोटेड है. हाँ जी, बोलते हैं फटेगा नहीं. फाड़ के देख लिया मैं तो. नहीं, मैं कर लिया भाई, फाड़ के देख लिया. अभी तो 500 का नोट, अभी 2000 का नोट नहीं है पॉकेट में. तो इसमें 500 लिखा हुआ है. कल को ये 5000 प्रिंट हो जाए तो मनी का वैल्यू बढ़ गया? नो. क्या लिखा? इट इज नॉट डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन मतलब यहाँ पे डिजिट बढ़ाने से इसका कीमत नहीं है. इसका कीमत इसका पेपर का क्वालिटी से नहीं है. ये पेपर है ना, हाँ, मोड़ दिया पूरा, ठीक है. अब सीधा कर लिया. बोलो वैल्यू कम हो गया तो? हाँ, पहले सीधा था एकदम सपाट नया नोट, टेढ़ा मेढ़ा सल भरा हुआ, आयरन नहीं कर सकते इसके ऊपर, एकदम मुड़ा हुआ है. सर आप ऐसे मोड़े, हम लोग को बड़ा चूहा. मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि क्या पैसों का कीमत इसके पेपर के लुक से है, या इसके कलर से है, या इसमें जो छप गया है उससे है. आज गांधी जी हैं, कल विवेकानंद आ जाएंगे तो कीमत चेंज हो जाएगी क्या? बात हो रहा है ना पार्लियामेंट में, मतलब खाली गांधी जी का फोटो चला रहे, वही एक राष्ट्र पिता बने हुए हैं, वही नेशनल हीरो है क्या? इंडिया में तो बहुत सारे हीरो हुए थे नेशनल में, उनका भी फोटो डाल के रुपया छापो. क्या होगा भाई? इसमें तुम लोग बुद्धि लगा रहे हो पार्लियामेंट में बैठ के. बुद्धि लगाओ कि इस जो भी छपे इससे सामग्री ज्यादा मिले देश की जनता को, उसके लिए दिमाग लगाओ. इसका कलर चेंज करने में दिमाग लगा रहे हैं, इसका डिजाइन चेंज करने में दिमाग लगा रहे हैं. कहाँ दिमाग जा रहा है आप लोगों का? कम समय के लिए पार्लियामेंट में बैठे, सोचिए यहाँ पर इसका जो भी फोटो हो, आदमी इसको कहीं भी प्रेजेंट करे, बदले में सामान कैसे ज्यादा मिले, उस पर दिमाग लगाए. उससे इसकी कीमत है. जिसके पास ये ज्यादा है वो कुछ खरीद ही नहीं पा रहा है उससे, उसकी क्या कीमत भाई? आपको पता है इंडोनेशिया ऐसा देश है, 1 करोड़ का नोट चलता है वहां. 1 करोड़ का नोट है वहां पे. रास्ते में लोग मिल जाएंगे पॉकेट में 10-10, 20-20 करोड़ लेके चल रहे हैं. तो इंडोनेशिया वर्ल्ड का रिचेस्ट है, तो बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब. वहां पे जो मनी चलता है उसका कीमत ही नहीं है. कैसे पता चल रहा है कीमत नहीं है? नोट तो बड़े बड़े छप रहे हैं, करोड़ करोड़ के छप रहे हैं, तो कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि सामान नहीं मिलता. रेस्टोरेंट में डिनर करके उठोगे 25 लाख रुपया दे दिया. गाड़ी लेने जाओगे 10 करोड़ का गाड़ी है, कैसा? मारुति. रुपयों का कीमत वहां सरेंडर हो चुका है. 1 रुपया का इक्विवेलेंट वहां पे 200 रुपया है. इमेजिन कर सकते हैं? ये सब रीजन धीरे धीरे सीखेंगे. ये फाइनल लेवल की पढ़ाई है कि ऐसा क्यों हो जाता है किसी देश में. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द नोट. वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द digits sitting after a real number. It is value of money is the purchasing power. $1 का कीमत 60 रुपया क्यों बोलते हैं पता है?
क्योंकि $1 में जितना सामान आ जाएगा उतना ही सामान 60 रुपया में आएगा। अभी जैसे मैंने बोला ₹1 इंडिया का, इंडोनेशिया का 200 रुपया क्यों है? क्योंकि जितना हम ₹1 में यहाँ पे ले लेंगे वहां पे 200 रुपये में मिलेगा, वहां का 200 का जो करेंसी उसमें मिलेगा। सो वैल्यू ऑफ मनी उसका नंबर्स के बाद कितना जीरो बैठ रहा है उससे नहीं आ रहा है, वो किससे आ रहा है? परचेजिंग पावर से आ रहा है। अब ऐसा देखा गया है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है दोस्तों, ये समय के ऊपर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो किस तरह से निर्भर करता है उसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी विथ टाइम। जब आप टाइम और वैल्यू ऑफ मनी का रिलेशनशिप खोज रहे हैं तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं। मतलब आपको ये समझना है कि किस तरह से समय बदलने से वैल्यू ऑफ मनी बदलता है। और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, वैसे वैसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ मनी घटता है कि बढ़ता है? हाँ, वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम? परचेजिंग पावर। समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, इसीलिए तो डिनोमिनेशन बढ़ रहा है। डिनोमिनेशन बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। क्यों 2000 का नोट लाना पड़ रहा है? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। क्यों 5000 का नोट लाना पड़ रहा है? क्योंकि आज इतनी जरूरतें आ रही है कि 5-5 हजार का नोट को एक्सचेंज करोगे तो सामान मिलेगा, वरना 5000 को एक्सचेंज करने में कितना सारा 100 का नोट प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने आए हैं कि ऐसे क्या कारण है कि ये वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, और ऐसे कारण से अगर वैल्यू ऑफ मनी घटेगा तो घट के क्या हो जाएगा वो हम पता करना है। घट के क्या हो जाएगा, दैट वी वांट टू एसरटेन, वी वांट टू कैलकुलेट दैट। इन दिस चैप्टर वी वांट टू कैलकुलेट कि कितना से घटेगा। ओके, आपने ये अपने घर में पेरेंट्स से सुना ही है, हम लोगों ने भी सुना है, तो आपने भी सुना। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना, मम्मी 20 रुपए दीजिए कचौड़ी खाना है। हम लोग के टाइम तो हम लोग 25 पैसा में कचौड़ी खाए आते थे, ठीक है। मतलब उतना ही कचौड़ी खाते थे जितना तुम लोग आज 20 रुपए में खा रहे हो। तो इससे क्या समझ में आया, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा है कि घटा है? फील लेना सीखना पड़ेगा। आपको क्या लगेगा, देखिए सर बढ़ गया ना, 25 पैसा और 20 रुपया हो गया तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया। ना 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 ना, वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द डिनोमिनेशन। पहले 25 पैसा में इतना कचौड़ियां खा लेते थे, 6 कचौड़ी, और अभी ये सेम टू सेम खाने के लिए 20 रुपया लग रहा है। तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा कि घटा? हाँ जी, बट आप बोल सकते हैं सर ये तो सेम रहा ना, तो वैल्यू ऑफ मनी सेम रहा कि घट गया? फील आ रहा है ना? ऐसा सोचना पड़ता है। देखो ये सेम है, ये अमाउंट बढ़ गया तो आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गया। या फिर इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हो कि 25 पैसा में पहले तो ये मिलता था और अब 25 पैसा में क्या मिलेगा? पत्ता भी नहीं मिलेगा शायद। हाँ, 25 पैसा में पत्ता भी नहीं आता, 50 पैसा तो मिनिमम लगता होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 25 पैसा में मैं बोल रहा हूँ अगर पत्ता भी खरीदेगा, बंद हो गया मैं मानता हूँ। अरे दुकानदार को पत्ता खरीदना पड़ता है ना, खाली पत्ता जो जिसमें वो हमें खिलाएगा, वो भी उसको 25 पैसा से ज्यादा कॉस्ट पड़ता होगा। अब देखिए यहाँ पे कचौड़ी गायब है, तो अब समझ लो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा के घटा? घटा ही है।
मैं आपको दो तरह का रिलेशनशिप दिखाया यहाँ पे कि कैसे विजुअलाइज करते हैं वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा है कि घटा है। देखिए, अगर डिनोमिनेशन बढ़ा के कमोडिटी सेम है तो वैल्यू घटी है, और डिनोमिनेशन सेम रख के कमोडिटी ही डिक्रीज कर गया तो वैल्यू घट गया। देखो, सेकंड वाला ज्यादा लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, जो एकदम डायरेक्ट वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट से समझ आता है। बट आपको जो एग्जाम के लिए तैयारियां करनी है वो फर्स्ट वाले से करनी है। मतलब आप हमेशा यही मानोगे कि कमोडिटी सेम है, ठीक है, कमोडिटी सेम है और अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रहा है। फैक्ट इज कमोडिटी सेम है, अमाउंट ज्यादा लग रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? चलिए अब थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे आपको भी कैलकुलेशन में लेके चलेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, व्हाट इज मनी? मनी मीन्स फाइनेंस और कैपिटल और अमाउंट यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर एनी पर्पस। दूसरा लिखिए, सर आप टाइम नहीं दे रहे लिखने का, जल्दी लिखिए आप, क्योंकि इसमें कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं हो रहा है, आपको जल्दी लिखना ही पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी is equal to purchasing power of money. Is equal to amount used for नहीं, amount of commodity obtained from money. Amount of commodity obtained from money. Amount of commodity obtained from money. Then time value of money is equal to relationship of money, or rather of value of money, relationship of value of money with time. It is known that the value of money decreases with increase in time. It is known that the value of money decreases with increase in time. Okay. This is understandable from the following diagram. This is understandable from the following diagram. जैसे past, वही 25 पैसा, 6 कचौड़ी, 6 pieces कचौड़ी। प्रेजेंट 20 रुपया। सर आप ऐसे समय पे कचौड़ी कचौड़ी कर रहे हैं ना, मुंह में एक बार तो पानी आ ही गया है।
इसी बात पे कचौड़ियाँ हो जाए सर। यहाँ पे इस लोकेलिटी में अच्छा कचौड़ी नहीं मिलता है, खाओगे तो और रुपया जाएगा। ना 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 ना, मत खाना काका टीका, कभी मत खाना, बहुत पैसे लेते हैं। क्वालिटी का नाम पे पैसा मतलब नोच लेता है। मैं नहीं खाने जाता काका टी में, मजबूर होके खाते। कभी कभी लगता है जब मतलब जीभ को रोक नहीं पा रहे हैं, टेस्ट सताए जा रहा है, तो मजबूर होके एक दिन सरेंडर होते हैं। ये सेम है, तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुआ, राइट? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुआ। दूसरा एग्जांपल, पास में 0.25 और नाउ 0.25 ही है, बट क्या कर रहे हैं, यही डिक्रीज कर दो। पहले 4 5 6 तो कचौड़ी मिलता था, से अब ओनली पत्ता, नो कचौड़ी, ओनली पत्ता। इससे भी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है डेयरी मिल्क। दाम वही, साइज छोटा 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 किए जा रहा है। लोगों को लग रहा है डेयरी मिल्क का दाम नहीं बढ़ रहा। गजब ही बात है ना? क्वांटिटी कम किए जा रहा है, आपको पता थोड़ी चल रहा है। वैसे ही पार्ले जी बिस्किट है, प्राइस कम, प्राइस 3 का 3, तो बिस्किट तो कम कर दिया, साइज थिकनेस कम कर दिया। बुद्धि क्या चला है? ऐसे ही हल्दीराम का भुजिया, पैकेट साइज सेम, उसमें पहले 500 ग्राम आता था, अब 400 ग्राम देंगे, दाम वही। सब जगह यही कर रहा है, आप समझ लीजिए। मतलब आपको जब डिनोमिनेशन बढ़ा के देना पड़ता है ना, तो आप बोलते हैं बहुत महंगा हो गया, मत ले मत ले। दाम वही, क्वांटिटी कम, तो ह्यूमन साइकोलॉजी, बोले ठीक है ना, चलना। एक सरदार जी पे जोक था इस पे, याद आ गया तेरे का? पेट्रोल को लेकर एक जोक बनाया था। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, तो एक सरदार दूसरे सरदार से पूछा कि सरदार जी आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्या? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 500 का भराते थे, अभी भी 500 का भराते हैं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ा। So let's start. Factors affecting time value of money. किस किस कारण से रुपयों का कीमत समय के साथ साथ घटता है, ये कारण पता करते हैं। क्या लगता है, उस दुकानदार से पूछिए, क्या रे बाबू कचौड़ी वाले 25 पैसा में 6 तो खिलाते थे, आज 20 रुपए काहे मांगते हो? क्या बोलेगा पहला जवाब? हाँ जी, महंगाई। यस सर, वो जमाना गया, पहले तेल इस भाव में लाते थे, अब इस भाव में आता है। पहले दाल इस भाव में लाते थे, अब इस भाव में आता है। वो सब गिनाना शुरू करेगा। पहले मजदूर जो था ना 10-10 रुपया दिन का रखते थे, अभी 400 रुपया मांगता है। कैसे चलाएं? इन्फ्लेशन, इसी को बोलते हैं महंगाई। सर इन्फ्लेशन कैसे आता है? भाई तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैं क्या पढ़ाने आया हूँ, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? इन्फ्लेशन किस लिए आता है? ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसके लिए तो पूरा देश को पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है। देखो एक सिंपल ज्ञान ले लो, जब कोई देश में इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, किसी देश में एक्सपोर्ट कम हो रहा है, कि देश से एक्सपोर्ट कम हो रहा है बट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन आने लगता है। बेसिक थ्योरी हमेशा ध्यान रखो, डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। मतलब सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन शुरू। ठीक है, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन शुरू। जहां डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है, तो वहां पे डिमांड को मीट करने के लिए इंपोर्ट करते हैं।
तो जहाँ इंपोर्ट होने लगता है नेट में अगर इंपोर्ट ही ज्यादा आ रहा है, जैसे इंडिया में इंपोर्ट अभी भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन हर साल है। यूएस में डिफ्लेशन है, यूएस में हर साल चीजों का दाम घटे ही जा रहा है। क्यों? एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया में आज भी बोलते हैं हम लोग 80% से ज्यादा कंजम्पशन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन 80%। वहीं यूएस उल्टा है, 84% से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो पे जनता भी कम है ना, पॉपुलेशन कम है, इतना बड़ा लैंडस्केप है, तो प्रोडक्शन जो होता है वो घर में कंज्यूम ही नहीं होता, तो क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। और देश का जनता हमारा इंडिया में इतना ज्यादा, और है भी सब खाने पीने वाले इंडियन बोलने से ही याद है ना, चाट चटोरा इंडियन बोलने से ही तो खाना पीना दिमाग में घूमने लगता हम लोग के। तो खाने पीने वाले सब ठहरे, और पॉपुलेशन भी जानता ज्यादा, और काम करना चाहते नहीं ज्यादा बैठे बिठाए जो मिल जाए, तो वही घर में बनेगा नहीं तो बाहर से देश से लाना ही पड़ेगा। तो डिमांड ज्यादा होती है, यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा होता है, इसलिए महंगाई आती है। तो जिस दिन इंडिया में कंजम्पशन कम होगा, यानी कि बेसिकली प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, उस समय इन्फ्लेशन लेवल गिरेगा। ओके, सो वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इन्फ्लेशन। द सेकेंड थिंग दैट अफेक्ट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी is something which is related to a transaction with lender and borrower। ऐसे सोचना, एक लेंडर और बोरोवर को सोचो। देखो, रुपया क्या आप जमीन पे लेके आए थे? आप जब जमीन पे कदम रखे, रुपया लेके कदम रखे थे क्या? नहीं, ये तो दुनिया की बनाई हुई चीज है, यहीं से उठाया यहीं छोड़ के जाना है। करेक्ट। समझ लो, जब पहली बार हाथ में बिजनेस करने के लिए रुपया आया, वो हमारा नहीं था, किसी और का था, भरोसे पे लेके आए, तो उसे लौटाना पड़ेगा। एक मनी का बोरोवर और लेंडर को लेके चलो, तो रुपया आज हमने अपने बिजनेस के लिए लिया है तो किसी से लिया है, हमारा नहीं। चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, या कोई गांव दुनिया की जनता हो। करेक्ट। तो बदले में उन्हें कुछ देना है, तो जो वो रिवार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, उसके कारण रुपया ही महंगा हो जाता है। नहीं समझे? वो जो आज अगर मुझे कोई 100 रुपया देगा, एक साल बाद मैं अगर उसे लौटाने जाऊंगा, तो बदले में वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं 100 से ज्यादा लौटाऊं। तो जो भी रिवॉर्ड वो एक्सपेक्ट करते हैं, उसके कारण आप सोचिए ना, 100 रुपया 110 रुपया बन गया। 100 के बदले उसको एक साल बाद 110 दे के आ रहे, तो मेरा तो 10 एक्स्ट्रा गया। तो किस लिए 10 एक्स्ट्रा गया? आप तो 100 का ही मजा लिए थे। आप 100 रुपया उससे लेकर 100 रुपए का कमोडिटी खरीदे, जो बिजनेस में यूज किए। एक साल के बाद 110 लौटा रहे हो। क्या चीज का 110 लौटा रहे हो? इसी चीज का तो हर्जाना देना पड़ रहा है ना, ये पैसे आपके नहीं थे बोलकर। नहीं समझ में आया? आज मैं मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदा, 25,000 रुपया उसका आज का दाम है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं बैंक से पैसे ले लिया। बैंक वाला मुझे उधार दिया 1 साल के लिए, जो मैं ब्याज के रूप में चुकाया। ठीक है, टोटल रीपेमेंट 28,000 रुपया हुआ। मेरे को लैपटॉप कितने का पड़ा? हो गया ना महंगा लैपटॉप। लैपटॉप महंगा हो गया तो 25 का चीज 28 हो गया ना। वैल्यू ऑफ मनी घट गया तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर कोई बोरोवर लेंडर को लेके सोचते हो, तो आपके पास तो अपने रुपए थे नहीं, कभी दुनिया में ही आप आए थे तो रुपए लेके नहीं आए थे। आप बिजनेस चालू किए तो रुपया किसी से लिया। आप साल भर बाद उसको लौटाने जाओगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो आज सामान आप रुपया लेके खरीदे हो, उसका साल भर का रीपेमेंट अमाउंट तो ज्यादा हो गया। तो आप बोल सकते हैं ना, जितना पेमेंट किया रीपेमेंट में, वही वैल्यू ऑफ मनी हो गया। हाँ जी, जैसे लैपटॉप का एग्जांपल, 25,000 का चीज का प्रीपेमेंट 28,000 हुआ, तो हम लैपटॉप तो 28,000 का समझेंगे ना। तो मेरा लैपटॉप तो महंगा हो ही गया। ये 25 का 28 में 3,000 का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। ठीक है,
ये रिवॉर्ड को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ये रिवॉर्ड को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। एक रिवॉर्ड होता है, एक आप ऐसा सोचना, अभी आप मनी लेंडर हो, मैं बोरोवर हूं, आपसे ही रुपया लिया गया, आप 25,000 मुझे आज दिए कि सर जाइए आप लैपटॉप ले लीजिए। मैं बोला 1 साल बाद लौटाऊंगा, बोले ठीक है 28,000 दे दीजिएगा। तो मैं पूछा कि 3,000 एक्स्ट्रा क्यों? तो आपने बोला देखिए मेरा 25,000 जो आप लेके गए, ध्यान से सुनना, मेरा 25,000 जो आप लेके गए, आप वापस भी तो देने नहीं आ सकते थे, तो आपने एक रिस्क लिया मेरे लिए। मैं तो बदले में आपको गारंटी भी साइन करके दे रहा था। बोला गारंटी का कीमत क्या है? मैं तो बदले में अपना कोई और का सामान भी गिरवी रख रहा था। बोला उसका कीमत क्या? आप नहीं आ सकते तो मेरे छटपटाहट हो जाता ना, आप नहीं आते तो मेरे को तो फिर अपना रिकवरी करने के लिए मेन काम छोड़ के उसको बेचने के लिए निकलना पड़ता ना। और मैं मन ही मन साल भर डरता रहा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो डर का कीमत चाहिए मेरे को, उस डर को शांत करने के लिए मुझे कंपेंसेशन चाहिए। डर का कंपेंसेशन, इसको बोलते हैं रिस्क कंपेंसेशन। उसका रिवॉर्ड आप मेरे से चाह रहे हो। दूसरा, आप मेरे से रिवॉर्ड चाह रहे हो इसलिए कि 25,000 आज आपके पास है, वो आप मुझे दे दिए, तो आपने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया। आज 25,000 से आप भी तो क्या क्या कर सकते थे। मैं उस 25,000 से लैपटॉप लाया, उस लैपटॉप में मैं पिक्चरें देखता हूँ, आप भी तो पिक्चर देख के सुकून प्राप्त कर सकते थे। आपने उसके मजे सैक्रिफाइस किए, वो मजा तो मैं ले रहा हूं, उस सैक्रिफाइस का कंपेंसेशन। आपको जो रिवॉर्ड चाहिए वो दो कंपेंसेशन चाहिए, वन इज रिस्क, अनदर इज सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। अपना रुपया कोई मनी लेंडर अगर देता है तो दो चीज सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका कंपेंसेशन। और ऑफ कोर्स तीसरा कंपेंसेशन आप इन्फ्लेशन का भी मांग ही सकते हैं। तो तीनों का कंबाइंड कंपेंसेशन भी हो सकता है वो। मतलब भाई देखिए, आज जो चीज है कल 1 साल बाद आप रुपए लौटा देंगे, बट उससे हम भी लैपटॉप लेने जाएंगे तो वो तो फिर 25 का आएगा नहीं, तो उस समय चीजें मेरे लिए भी महंगी हो जाएगी, तो उसका कंपेंसेशन। तो 3 कंपेंसेशन एक्चुअली वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करता है, जो समय के अनुसार बढ़ाना पड़ता है। वो तीनों कंपेंसेशन समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं। दूसरा नंबर आया रिस्क कंपेंसेशन, और तीसरा नंबर आया सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन कंपेंसेशन। सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन कंपेंसेशन, इन तीनों का कंबाइंड नेम को हम लोग बुलाते हैं हमारे फाइनेंस की दुनिया में इंटरेस्ट। द कंबाइंड नेम ऑफ ऑल थ्री इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। वर्ड इंटरेस्ट सुना ही आपने। ये इंटरेस्ट के 3 हिस्से किए जा सकते हैं, एक इन्फ्लेशन, एक रिस्क कंपेंसेशन, और एक सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन का कंपेंसेशन। सो आज तक सर वर्ड इंटरेस्ट खाली इतना ही जानते थे कि रुपया लेने से देना पड़ता है, बट आज ये पता चला कि इंटरेस्ट के 3 हिस्से भी होते हैं। एक महंगाई का कंपेंसेशन होता है उसमें, दूसरा रिस्क का कंपेंसेशन होता है, और तीसरा सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन का कंपेंसेशन होता है। जब आप ये तीनों कंपेंसेशन को जोड़ते हो तो जो वर्ड आता है उसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन, सॉरी उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। जो वर्ड आता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। सर ऐसा जरूर क्या हर इंटरेस्ट में तीनों ही होते हैं? ना, इंटरेस्ट भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। टेक्निकली अगर बताऊं तो इंटरेस्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो तीनों इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल इंटरेस्ट, मतलब उसमें ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, नॉमिनल इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट ऐसा होता है जिसमें इन्फ्लेशन रहेगा और
से इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर रहेगा, तो उसका नाम है रियल इंटरेस्ट। रियल में इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो कहां पहुंच जाओगे? नॉमिनल में पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम लोग भी प्रॉपरली अभी नोट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जो एग्जाम में ऐसा चला के नहीं पूछता है, बट कंसेप्ट के लिए आपको मालूम होना चाहिए। चलिए लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 1, रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट। बोलिए इसमें क्या क्या है? रिस्क फ्री है मतलब क्या नहीं है? दूसरा वाला नहीं है। और रियल है मतलब? रियल है मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, तो वो रियल है। तो क्या है इसमें? इट कंटेन्स ओनली sacrifice of present consumption। दूसरा, रिस्क फ्री नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। बोलिए क्या क्या है इसमें? कंटेन्स सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, और रिस्क फ्री लिखा हूं मैं, तो उसमें रियल का वर्ड नॉमिनल में चला गया, तो प्लस इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। तीसरा, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब समझ में आ गया क्या है? हाँ जी, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मतलब ऑल थ्री, करेक्ट? तो जनरली द वर्ड इंटरेस्ट इंप्लाइज दिस ओनली, जनरली दिस इज द वर्ड इंटरेस्ट। वर्ड इंटरेस्ट जब आप बोलते हो तो उसमें यही आता है। समझ में आया आपको बात? थोड़ा टेक्निकल लगा होगा, बट नाम याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। हालांकि ये फाइनल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटर में इसका ज्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी आपको जानकारी में अपने रखना पड़ेगा। ठीक है, नाम से पकड़ में आता नहीं है क्या? पहले तीनों फैक्टर अपने मन से याद रखो। क्या क्या तीनों फैक्टर है? इन्फ्लेशन, रिस्क कंपेंसेशन, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। अब पहला लेवल हुआ रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट। तो रिस्क फ्री बोलने से पहला वाला नहीं है, रिस्क प्रीमियम नहीं है, यानी सेकंड वाला नहीं, और रियल बोलने से इन्फ्लेशन नहीं है। तो क्या है? खाली प्रेजेंट कंजम्पशन का सैक्रिफाइस है। फिर रिस्क फ्री नॉमिनल हो गया, रियल चेंज हुआ, नॉमिनल हो गया, तो इसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट घुस गया। और रिस्क फ्री
वर्ड हटा के अगर रिस्क एडजस्टेड कर देते हैं तो उसमें रिस्क भी एडजस्ट हो गया। ठीक है। नाउ एक एग्जांपल देते हैं आपको। समझिए इन्फ्लेशन का फिगर 2% है, रिस्क प्रीमियम जो आपको चाहिए वो 3% है, और सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन का आप कीमत लगा रहे हैं 4%। बहुत आसान सा डिटेल है। अब मैं अलग अलग इंटरेस्ट रेट पूछूंगा। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट बताने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट बताने हैं। सर ये हम लोग को आता है, बट इसमें एक सस्पेंस है। आपको जो आता है उसका एक नाम है, आप समझ गए कि क्या आंसर होगा, बट आपको जो आता है उसका एक नाम है, वो एक ब्रांच है इस पढ़ाई का। वी कॉल इट एज एडिटिव मॉडल। जो आपको क्लिक कर रहा है कि ये मुझे आता है, वो आता है आपको एडिटिव मॉडल वाला। तो एडिटिव मॉडल से मुझे आंसर बताओ। पहला वाला कौन सा है? मैंने जो नाम दिया रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट, कौन सा होगा ये? इट इज 4%। दूसरा वाला एक लाइन छोड़ के, हाँ, रिस्क फ्री नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, क्या होगा इसमें? 4 + 2 6%, यानी इन्फ्लेशन ले लिया। और रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विच इज द यूजुअल इंटरेस्ट, इट इज सपोज टू बी 4 + 2 + 3 = 9%। करेक्ट है? ध्यान रहेगा, थोड़ा सा नाम को ध्यान रखना पड़ेगा तो आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट आपको सीखना है विच वी कॉल एज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल व्हाट वी से कि दो जब आप चीज को साथ में लेना चाहते हो तो ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दो चीज को जोड़ के नहीं, मल्टीप्लाई करके लेना है। जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में मल्टीप्लाई करने का भी एक कायदा है। जैसे इंटरेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट, 2% का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 1 रुपया आज है तो कुछ समय के बाद हमें कितना चाहिए? 2% ज्यादा चाहिए, 1.02 चाहिए। 2% का मतलब समझना, आज 1 है तो कुछ समय के बाद वो 1.02 होना चाहिए। 3% इसका मतलब आज 1 है तो कुछ समय बाद वो 1.03 होना चाहिए। अब वो समय 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में पहला वाला का आंसर दोस्त 4% ही रहेगा, क्योंकि उसमें तो और कुछ लेना नहीं। लेकिन दूसरा वाला में आपको 4 और 2 6 नहीं बोलना है, 4 × 2 भी नहीं करना है, 4 × 2 नहीं करना है, खाली यही मिस्टेक है। 4 × 2 करने से रॉन्ग होता है। आपको समझना है कि 4% का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। 1 will become 1.04, this is the main thing, and 1 will become 1.04 and 2 will become 1.02। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और देखिए 1 को बेस लेके चल रहे हैं ना, अल्टीमेटली आंसर तो परसेंट में लिखना पड़ेगा, तो -1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। तो आंसर देखो कितना आ रहा है, परसेंट में ले जाओ। 6.08। थर्ड वाले में क्या होगा बता दो? थर्ड वाला क्या होगा? 1.04 इंटू 1.02 इंटू 1.03 होल -1।
मतलब आप समझिए कि 1 रुपया इतना बन जाना चाहिए, तो कितना परसेंट आ रहा है? 9.26%। सीखने को मिला एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। चलिए ये एक पार्ट